हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप्स पे। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिवीजन। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और हाईलाइट करने वाले हैं। इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद हम लोग पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए इस चैनल से। इस सीरीज में रोज़ाना आपको एक एक वीडियो एक एक चैप्टर का मिलने वाला है। तो आज शुरू करते हैं यूनिट 1 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप अपना एनसीईआरटी अपने साथ में लेके बैठें ताकि जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे वो आप मार्क करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी बताती है, अर्नस्ट मेयर। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया है। ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग कभी भी सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ वर्ड रिफ्लेक्स करते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस जिसे एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट कहते हैं, एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। इसके अलावा कुछ और फीचर आते हैं हमारे दिमाग में, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। ये सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से कुछ पॉइंट हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टर को बताते हैं और कुछ नॉन डिफाइनिंग है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करते हैं ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के दो कैरेक्टर होते हैं, मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना। तो एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अगला लाइन है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। तो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। अगला पॉइंट, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, बट इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। प्लांट्स में ये ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा थ्रू आउट द लाइफ दिखता है, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है और सेल डिवीजन सिर्फ रिप्लेस करने के लिए, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए ही होता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंटरलिंक नहीं है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दोनों सिनोनिम्स हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक अमीबा बाइनरी फिजन करके दो अमीबा बनाती है। दो अमीबा बनाई, नंबर बढ़ा और नंबर बढ़ने के कारण उनका ग्रोथ हुआ, और यही रिप्रोडक्शन का भी उनका तरीका है, उनमें तरीका है। तो अमीबा ग्रो भी करती है तो दो बनाई नंबर में, और रिप्रोडक्शन भी की तो दो बनाई। तो उनमें सिनोनिम्स होते हैं, ग्रोथ सिनोनिम्स हैं रिप्रोडक्शन के साथ। आगे ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है, देखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ देखा गया है वो फ्रॉम इनसाइड है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा गया वो एक्सटर्नल ग्रोथ होते हैं। जैसे कि एक पतला दुबला व्यक्ति है जिसका वजन 40 केजी है, तो उसे 10 कपड़ा 15 कपड़ा पहना देने से वो मोटा नहीं हो जाएगा। वो जो मोटा हुआ या फिर उसका वजन जो बढ़ा वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है, तो उसे ग्रोथ में कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, चलते आगे।
दूसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग आगे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में पढ़ेंगे, बट जितना मेंशन किया वो उतना यहाँ पे बता देते हैं। फंजाई में जो होते हैं रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, स्पोरुलेशन होते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग होते हैं। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलते हैं। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस सब में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। याद रखिए। आगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और भी होते हैं, आगे बताएंगे। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर नहीं किया गया है डिफाइनिंग कैरेक्टर में। ग्रोथ को भी नहीं किया गया, रिप्रोडक्शन को भी नहीं किया गया। अगला तीसरा पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हमेशा एक साथ चलते रहते हैं। सारे कंबाइंड रिएक्शंस को मिला के ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। कहती है एनसीईआरटी डेफिनेशन कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अगला पॉइंट, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, माइक्रोब्स है, सब में मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। मतलब जब सब में मेटाबॉलिज्म देखने को मिला है लिविंग में, तो ये तो डिफाइनिंग पे कैरेक्टर हो गया। तो इसीलिए आगे जब पढ़ेंगे तो आगे बताया गया है एनसीईआरटी में 5th लाइन में कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए एक और पॉइंट इसमें रह गया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे शरीर के बाहर होता है वो ना तो लिविंग होता है ना तो नॉन लिविंग होता है, जो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल के बनावट की बात कर रही है। ये हम लोग बायोमोलिकुल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बस याद रख लीजिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। सारे ऑर्गेनिजम्स के पास कॉन्शियसनेस होते हैं। ये एबिलिटी टू सेंस की बात कर रहा है, यही कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस सब में होता है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस जागरूकता जैसे अवेयरनेस सब में होता है, बट खुद के बारे में अवेयरनेस सिर्फ ह्यूमन में होता है। तो कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। टेम्परेचर चेंज, डे चेंज, डे नाइट चेंज, तो सीजनल ब्रीडर में प्रॉब्लम आएगा। आगे चलते हैं। ये लाइन क्लियर है। कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बता चुके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एनसीईआरटी कह रही है इस पैरा में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। तो जब सारे ऑर्गेनिज्म में है तो इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का 2 डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखा है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। लाइफ के बारे में पढ़ना है और लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यही तो बायोलॉजी है। चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जब भी हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी आता है तो हमारे अगल बगल लार्ज डाइवर्सिटी है। जैसे कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए और बहुत सारे पेट्स जो पालतू कुत्ते होते हैं या फिर पंछी होते, कुछ भी, सारे ये डाइवर्सिटी ही मिलके तो बनाते हैं।
आगे, इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी इंक्रीज। कोई नई बात नहीं, एरिया बढ़ाएंगे ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, एरिया घटाएंगे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घटेंगे। आगे बढ़ते हैं। Each different kind of plants, animals or organism that you see represent a species। जितने भी जीव, एक लाइन में याद रखिए कि जितने भी जीव नग्न आंखों से दिखाई दे सारे स्पीसीज हैं, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.6 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 मिलियन ये पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। ये नंबर यहाँ पे पॉइंट कुछ भी चेंज करके और पूछ सकता है 1.7 to 1.8 की जगह। पढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब सारे एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये फर्स्ट सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो नोमेनक्लेचर इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हर एक जीव का एक लोकल नेम होता है जो हर जगह वैलिड नहीं है। जैसे आप किसी किसी का दो नाम होता है, तो उनका एक पुकारू नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। स्कूल में सारे लोग अलग नाम से जानते हैं, घर में अलग नाम से जानते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक स्टैंडर्डाइज नेम दिया गया है ताकि कहीं भी वो जाए, अपने देश में रहे, दूसरे देश में जाए, दूसरे स्टेट में जाए, तो उनका नाम चेंज ना हो। इसके लिए स्टैंडर्डाइज एक नेम दिया गया है जिसे बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। प्लांट के लिए वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और वहीं एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, ICZN। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आगे, जब नोमेनक्लेचर हमारे दिमाग में आता है तो नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लिनस के द्वारा दिया गया है, जिसमें दो वर्ड होते हैं। नाम में ही क्लियर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड से मिलके बना हुआ। दो वर्ड कौन कौन से? फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जेनेरिक नेम बताता है। सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो स्पीसीज के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में भी अभी डिटेल पढ़ेंगे। कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए हैं, वो रूल को एक एक करके देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। सारे बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Second point, the first word in biological name represents genus while the second component denotes the specific epithet. बता चुके हैं। Third point, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. जब भी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर नॉर्मल लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, लेकिन प्रिंट करेंगे तो उसे इटैलिक्स में करेंगे लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए। फर्स्ट वर्ड जो जेनेरिक नेम था उसे कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरुआत होता है। ये था नोमेनक्लेचर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैरेक्टर। तो किसके बेसिस पे करेंगे? कुछ ऐसा कैरेक्टर जो हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कुत्ते की बात करें तो देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। कैट के बारे में देखते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कैट सोचते हैं तो कैट आता है दिमाग में, डॉग सोचते हैं तो डॉग आता है, रैट सोचते हैं तो रैट आता है। तो यही बताना वो चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। टैक्सा क्या होता है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, जैसे डॉग्स कैट्स की बात कर रहे हैं, डॉग कैट मैमल वीड ट्राइस प्लांट एनिमल्स, ये सारे जो हैं ये टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट लेवल पे।
वो लेवल क्या है आगे बताएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये सारे ऑर्गेनिज्म जिसकी बात कर रहे हैं टैक्सा है, इसके क्लासिफिकेशन को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टैक्सोनॉमी का बेसिक क्या है, बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स वर्ड कहाँ से डेराइव किया गया है? तो सिस्टेमेटिक वर्ड लैटिन वर्ड है और ये सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड लिनस ये वर्ड यूज करके एक बुक पब्लिश किए थे, सिस्टेमा नेचुरे, एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो इसमें एनसीईआरटी कहती है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब बहुत सारे कैटेगरी को एक साथ कंसिडर किया जाए तो उसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। जितने भी ग्रुप हैं सारे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक्स। इच रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो रैंक और टैक्सोन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहला पढ़ते हैं स्पीसीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। स्पीसीज कुछ देर पहले हम मार्क करवाए थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म नग्न आँखों से दिख सकते हैं सारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस बेसिस पे है? तो प्लांट की बात करें तो बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, याद रखिएगा। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो। तो आपको अभी नोमेनक्लेचर में बताएं कि जेनेरिक नेम फर्स्ट वर्ड होता है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को बताता है। तो जैसे पैंथेरा लियो, लियो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सारे ट्यूबेरोसम हो गया, लियो हो गया, इंडिका हो गया, सारे स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही एनसीईआरटी कह रही है। चलिए आगे चलते हैं। जीनस में बहुत सारे ग्रुप जो रिलेटेड स्पीसीज को एक साथ लाते हैं उसे जीनस कहते हैं। मतलब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को जीनस कहते हैं। अब वहाँ पे तो हम लोग कैरेक्टर किसके बेसिस पे देखे थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। बट यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा एक साथ। तो जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल बता चुके हैं, वही एग्जांपल लीजिए। जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम था, सोलेनम नाइग्रम ले लीजिए। सोलेनम, आगे बढ़ते हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू द जीनस और स्पीसीज। तो इसमें रटने की बात नहीं है, बस मैं ये बता दूं, जैसे जैसे टैक्सोनॉमी में हायर कैटेगरी की ओर जाएंगे सिमिलैरिटी घटते जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, हर पॉइंट के लिए हर कैटेगरी में वैलिड है। जैसे जैसे हायर कैटेगरी की ओर जाएंगे। फैमिलीज किसके बेसिस पे बांटा गया है? तो बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट, ये याद रखना है। अब फैमिलीज की बात करें, जैसे सोलेनम, पिटूनिया एंड धतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी, याद रखना है। पैंथेरा कॉम्प्राइज
comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in family Felidae। ये भी आपको याद रखना है। फेलिडी कैनिडी फैमिली में डॉग आते हैं, फेलिडी फैमिली में कैट आते हैं, याद रखिएगा। शायद ऑप्शन में कभी बन के आ जाए। ऑर्डर की बात करें तो बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, अब इस सारे में डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फैमिलीज़ की बात कर रहे थे तो रिलेटेड जेनरा बोले, जीनस की बात कर रहे थे तो रिलेटेड स्पीसीज बोले। इसी तरह अगर ऑर्डर के लिए डेफिनेशन लिखेंगे तो रिलेटेड फैमिली, ऑर्डर में क्या आएंगे, रिलेटेड फैमिली। तो इसके लिए हर बार डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि अब क्लासिफिकेशन बड़ा हो चुका है। अगला कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। वही अभी डेफिनेशन वाली बात बताएं। इसमें एग्जांपल लेता हूँ। ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with other carnivora like like tiger, cat and dogs. Class Mammalia has other orders also. चलिए आगे बढ़ते हैं। Phylum. All these based on common feature like presence of notochord and dorsal hollow nerve cord are included in phylum Chordata। ठीक है, phylum Chordata में बेसिस क्या था तो देखे कॉमन फीचर क्या था, नोटोकोड होना चाहिए, डोर्सल होलो नर्व कोड होने चाहिए और सारे को एक साथ रख दिया गया। दो तीन फीचर देख के किंगडम में आते हैं। किंगडम की बात करें तो ऑल रिलेटेड फाइलम बोल देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब एनिमल की बात कर रहे थे तो फाइलम वर्ड यूज हो रहा था, बट एनिमल की जगह प्लांट्स की बात करें तो वहाँ फाइलम की जगह डिवीजन की बात होगी। अब आगे चलते हैं। चलिए, किंगडम का डेफिनेशन तो आप लोग बना ही लीजिएगा, बता चुके। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये भी सब बता चुके। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर। जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो डिफ़िकल्टी होगा रिलेशन बताने में। 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है जिसके बारे में डिटेल एनसीईआरटी बता रही है, तो हमें पढ़ना है। देखते हैं एक एक करके। जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस। अच्छा, एक चीज़, जेनेरिक नेम तो फर्स्ट वर्ड होता है पता है, तो इसमें तो रटना है नहीं। तो होमोसेपियंस का होमो हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका का मस्का हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा हो जाएगा और ट्रिटिकम एस्टिवम का ट्रिटिकम हो जाएगा। फैमिली होमिनिडियो फैमिली का होता है, ये मस्केडी फैमिली का, ये कार्डियसी फैमिली का, पोएसी फैमिली का होता है। ऑर्डर प्राइमेटा, डिप्थेरा, सेपिंडेल्स और पोएल्स। तो इसी तरह क्लास भी देख लेंगे, मेमेल्स, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। और फाइलम की बात करें तो कोर्डेटा, आर्थ्रोपोडा। बट जब अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि जब प्लांट की बात करेंगे तो फाइलम नहीं देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। तो ये जो मैंगो का डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। वीट का डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें तो टैक्सोनॉमिकल एड में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड में जब हम पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। प्रिजर्व डेड चीज़ों को किया जाता है, कंजर्व लिविंग चीज़ों को किया जाता है। बस ये पॉइंट 2 याद रखिएगा, बहुत सारे काम ऐसे ही आसान हो जाएंगे। आगे, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। प्रिजर्व कर रहे हैं मतलब डेड चीज़ों को कर रहे हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हर्बेरियम सीट में क्या क्या होते हैं ये पूछा जा चुका है, फिर रिपीट हो सकते हैं।
Herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection. English local and botanical name, family, collector's name, ये सारे उसमें होते हैं. बॉटनिकल गार्डन, गार्डन तो सभी गए होंगे घूमने. उसका पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन पर्पस, पहचानना है कौन सा पेड़ कौन सा है. उसमें लेबल्ड क्या होते हैं ये पूछ सकता है. तो बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली के बारे में बताया जाता है टैगलाइन में. अब बॉटनिकल गार्डन तीन के बारे में एनसीईआरटी बताती है, उससे आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पे है. द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड में है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है. तो बढ़ते हैं. म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है यहाँ भी, मतलब डेड चीज़ों को कर रहे हैं. ये आपको याद रखना है. आप तो याद ही हो गया को 3-4 बार तो बोल चुके. आगे, इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. इंसेक्ट आर प्लेस्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग. और लार्जर एनिमल्स को कैसे, उसको यूजुअली स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, याद रखिएगा. जूलॉजिकल पार्क की बात करें, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर. ये उसको नेचुरल इन्वायरमेंट कुछ हद तक प्रोवाइड किया जाता है और उसके हैबिट और उसके फूड हैबिट को और उसके बिहेवियर को रीड करने के लिए उसको जू में रखा जाता है, ताकि रेफरेंस में कैसा उसका बिहेवियर है और क्या क्या वो खाता है, कब खाता है, ये देखने के लिए उसको जू में रखा जाता है. बाकी जू भी सभी गए होंगे यहाँ पे. लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें, की यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे. ठीक है. दूसरा बोल रहा है द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. जो पेयर में होते हैं उसे कपलेट कहते हैं. बस यहाँ पे ये बात याद रखना है, इसमें 2 ऑप्शंस की तरह होते हैं जिसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बनाया जाता है. एक ऑप्शन रॉन्ग होते हैं, एक सही होते हैं. इसमें टिक करना होता है. जैसे आगे लिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट ऑप्शंस. एक को टिक करना है, ये सही ये गलत, इस तरह से. अगला, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. अगला लाइन है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. कीज जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं नेचर में. अब लास्ट एनसीईआरटी में कुछ अदर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स. सारे को एक एक करके देखते हैं. एक एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे रिलेटेड काम हो जाएगा. जैसे फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द गिवन एरिया. ठीक है. आगे, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. और मोनोग्राफ की बात करें तो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. मोनोग्राफ सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक टैक्सॉन की बात करें तो मोनोग्राफ ऑप्शन आपको टिक लगाना है. फ्लोरा की बात करें तो प्लांट से रिलेटेड है, एक्चुअल हैबिट बताएगा वो. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सो. और मैनुअल्स की बात करें, मैनुअल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, सिर्फ नेम के बारे में बताता है. तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. और इसका बहुत जल्दी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इसी चैनल पे मिल जाएगा. तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद.